टैक्स कलेक्शन बढ़ा, सरकार का राजस्व बढ़ा, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ी। तो फिर ऐसे में जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम सैलरी देने की बात आती है तो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने का तर्क क्यों सामने आने लगता है? क्या देश की आर्थिक वृद्धि का लाभ उस कर्मचारी तक नहीं पहुंचना चाहिए जो सरकार की नीतियों को जमीन पर लागू करता है? तो साथियों, जो कुछ नेता इस तरह की बात बढ़ाते हैं ताकि सरकार को आसानी हो इस तरह की बात को स्वीकार करने में कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कम फिटमेंट फैक्टर मान लेते हैं, है ना, क्योंकि सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा, कर्मचारियों का काम 2.10 में भी चल जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इन सब सवालों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन दो मसलों पर, जो महत्वपूर्ण मसले हैं, फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम सैलरी, उस पर आखिर क्या कुछ चल रहा है 8वें वेतन आयोग में। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे मैं विस्तार से समझाऊंगा कि आखिर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम सैलरी पर क्या तर्क वितर्क हो रहा है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, भारत सरकार के बजट 2026 और 27 में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू यानी सकल कर राजस्व 44.04 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। यह 2025-26 के रिवाइज्ड एस्टिमेट से 8% ज्यादा है। जी हाँ, 8% ज्यादा है। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस से 26.97 लाख करोड़ और इनडायरेक्ट टैक्सेस से 17.07 लाख करोड़ मिलने का अनुमान है। तो सरकार ने 2026 और 27 में नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर भी लगभग 10% रहने का अनुमान लगाया। यानी सरकार स्वयं मान रही है कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो अब कर्मचारियों का सवाल यहीं से शुरू होता है। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के सामने 3.833 का फिटमेंट फैक्टर और लगभग इसी आधार पर 69,000 का मिनिमम बेसिक पे का मांग रखा। लेकिन यहां देखिए, तथ्य बिल्कुल साफ कर दे रहा हूं, चूंकि आजकल इतना यूट्यूब वगैरह कुछ से कुछ फैला रहे हैं, अभी ना ही फिटमेंट फैक्टर तय हुआ, ना ही मिनिमम बेसिक पे तय हुआ है ना। ये मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। यह एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से 8वें वेतन आयोग से मांग किया गया है ना। लेकिन अभी जो है इस पर कोई ना फैसला हुआ, ना कोई घोषणा हुई इस पर। ठीक है, अब सवाल है कि क्या कर्मचारियों को यह सवाल पूछने का अधिकार नहीं है कि उनकी मांग पर फैसला किस आधार पर होगा? जो उन्होंने 3.833 फिटमेंट फैक्टर मांगा है, 69,000 बेसिक पे मांगा है, क्या उस पर जो है कैसे ये तय होगा? क्या ये कर्मचारियों को पूछने का अधिकार नहीं है? क्या महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, किराया और परिवहन और परिवार की जरूरतें देखी जाएंगी ये सब तय करते हुए? या फिर वही जवाब मिलेगा कि मांग तो जायज है लेकिन सरकारी खजाना इसकी अनुमति नहीं देता है? तो दोस्तों, यहां एक आर्थिक सच्चाई भी आपको समझनी पड़ेगी। 44.04 लाख करोड़ का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू पूरा केंद्र सरकार के पास खर्च करने के लिए नहीं रहता है। इसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है। राज्यों की हिस्सेदारी के बाद केंद्र का नेट टैक्स रेवेन्यू करीब 28.67 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलाकर केंद्र की कुल रेवेन्यू रिसीप्ट लगभग 35.33 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है, जबकि सरकार का कुल खर्च 53.47 लाख करोड़ है और फिस्कल डेफिसिट करीब 16.96 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है, जताया गया। इसलिए फिस्कल सस्टेनेबिलिटी यानी सरकारी आय, खर्च, घाटे और कर्ज के बीच संतुलन बनाए रखना एक वास्तविक मुद्दा है। लेकिन कर्मचारियों का सवाल यह है कि क्या यह फिस्कल सस्टेनेबिलिटी केवल उनकी सैलरी और पेंशन के समय ही सबसे बड़ी चिंता बन जाती है और किसी समय इसका ध्यान नहीं आता? अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को अर्थव्यवस्था के लिए निवेश माना जाता है तो कर्मचारियों को उचित वेतन देना केवल बोझ कैसे हो गया? कर्मचारियों की सैलरी बाजार में जाती है, उससे घर चलता है,
बच्चों की फीस जमा होती है, इलाज होता है, सामान खरीदा जाता है, सरकार को दोबारा टैक्स मिलता है। इसलिए कर्मचारियों के वेतन को केवल सरकारी खर्च की तरह नहीं बल्कि कंजम्पशन और इकोनॉमिक डिमांड से भी जोड़कर देखना होगा। तो दोस्तों, अंगवानी ऐसी ही दस्तावेज आधारित स्वतंत्र कर्मचारी पत्रकारिता आपके सामने लेकर आता है। ना किसी की गोदी, ना किसी की दुकानदारी। अगर आप कर्मचारियों की इस स्वतंत्र आवाज को मजबूत देखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, तो 500 रुपए की एनुअल मेंबरशिप लेकर अंगवानी का साथ दीजिए साथियों। यह दिन के 1.5 रुपए से भी कम का सहयोग है। तो चलिए अब आते हैं कि अब जो सवाल है कि 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग का आधार क्या है। 7वें वेतन आयोग की मिनिमम बेसिक पे 18,000 है। 18,000 पर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लगाने पर आपका जो मिनिमम बेसिक पे का आंकड़ा है वो करीब 69,000 पहुंचता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी के हाथ में आने वाला सैलरी सीधे लगभग 4 गुना ही हो जाएगा। नया वेतनमान जो लागू होने पर मौजूदा डीए को बेसिक पे में समाहित करने, भत्तों को दोबारा तय करने और नई पे मैट्रिक्स बनाने जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। इसलिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर को सीधे 4 गुना सैलरी बता दें तो वो ठीक नहीं होगा, ये गुमराह करना होगा, भ्रामक होगा। तो असली सवाल यह है कि मिनिमम पे तय करते समय किस आकार के परिवार और किन न्यूनतम जरूरतों को आधार बनाया जाएगा। क्या कर्मचारी के आश्रित माता पिता परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या बच्चों की पढ़ाई, इलाज, किराया और परिवहन का आज का खर्च पुराने पैमाने से तय किया जा सकता है? जिस तरह का आज के समय में खर्च होता है उसके लिए पुराना पैमाना काफी है। और जिस कर्मचारी से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, डिजिटल इफिशियंसी और जवाबदेही की अपेक्षा की जा रही है, उसके सैलरी में उसके सम्मानजनक जीवन की कीमत कितनी जोड़ी जाएगी। तो सरकार फिस्कल सस्टेनेबिलिटी की बात करे, जरूर करे, लेकिन पूरा हिसाब भी सामने रखा जाना चाहिए। जी हां, सरकारी राजस्व कितना बढ़ा, कुल सरकारी खर्च में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का वास्तविक हिस्सा कितना है, लाखों खाली पदों के कारण सरकार ने कितना वेतन बचाया, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर कितना खर्च किया जा रहा है ना। तो ये तमाम सवाल हैं। और इसके अलावा भी और 8वें वेतन आयोग की मांग स्वीकार होने पर वास्तविक अतिरिक्त बोझ कितना होगा। तो इन आंकड़ों के बिना केवल यह कह देना कि कर्मचारियों की मांग से खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, यह पूरी तस्वीर नहीं है साथियों। रेलवे कर्मचारी देश को चलाते हैं, सीएपीएफ का जवान कठिन परिस्थितियों में देश को सुरक्षा देता है, डिफेंस सिविलियन, पोस्टल एम्प्लॉइज और दूसरे केंद्रीय कर्मचारी सरकारी व्यवस्था को जमीन पर खड़ा करते हैं। पेंशनर्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस व्यवस्था को दी है। इनके वेतन और पेंशन को केवल बजट बर्डन का कहना न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन कर्मचारियों को भी अफवाहों से सावधान रहना चाहिए साथियों। जी हाँ, अफवाह से तो जिस तरह से आजकल चल रहा है यूट्यूब पे, उससे बिल्कुल सावधान रहना होगा साथियों। 3.833 फिटमेंट फैक्टर और 69,000 की जो मिनिमम पे है वो अभी केवल मांग है, सरकारी फैसला ये अभी नहीं है। अंगवानी का स्पष्ट बात है कि वित्तीय अनुशासन जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि आर्थिक वृद्धि में कर्मचारियों का योगदान तो स्वीकार किया जाए और उसका उचित लाभ देने के समय कर्मचारियों को आप खजाने का संकट दिखा दीजिए। और हद तब हो जाती है जब हमारे ही कुछ कर्मचारी नेता इस ढोल को आगे बजाते हैं, है ना। तो अब फैसला सरकार और 8वें वेतन आयोग को करना है, लेकिन कर्मचारियों का सवाल अपनी जगह कायम रहेगा। जब टैक्स कलेक्शन बढ़ा, राजस्व बढ़ा और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, तो क्या कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी भी बढ़ती महंगाई और उनके योगदान के अनुसार बढ़ेगी, या राजस्व बढ़ने की खुशखबरी सरकार के हिस्से और वित्तीय बोझ का तर्क कर्मचारियों के हिस्से आएगा। तो साथियों, आपके अनुसार
फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, क्या 3.833 फिटमेंट फैक्टर और 69,000 मिनिमम बेसिक पे की मांग उचित है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो लोग जो सरकार के ऊपर वित्तीय मतलब 8वें वेतन आयोग में ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देने से सरकार के ऊपर बोझ पड़ने का दावा करते हैं, जो इस थ्योरी को बढ़ाते हैं, उनकी थ्योरी को जो है हम जो है निगेट कर पाए, उसकी थ्योरी को आईना दिखा पाए। इसलिए यह जरूरी है कि इस वीडियो को देश भर के तमाम कर्मचारियों के पास जरूर भेजिए साथियों। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप करिए भी और करवाइए भी। तो साथियों, इसी तरह आपके पक्ष की बातें, आपके मुद्दे की बात को बढ़ाने के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।